गैसेस स्टेट चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, और उसमें हमने सारा का सारा लॉ देख लिया था। साथ साथ हमने हर लॉ में जो भी ग्राफ होता है वो भी सब कुछ देख लिया था। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं आगे। ये बताओ, सबसे पहले हमारा लॉ कौन सा था? सबसे पहले हमारा था बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/प्रेशर के, और उसमें हमारा मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट था। उसी प्रकार से अगला हमारा चार्ल्स लॉ था, और उसमें आया था सेम वॉल्यूम, लेकिन वो प्रोपोर्शनल आ गया था टेम्परेचर के। ठीक है, अगला था हमारा गे ल्यूसेक लॉ, चाहे प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जिसमें प्रेशर हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल था। तो उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगले पे बात करते हैं क्योंकि कुछ हम लाना चाह रहे हैं। उसका अगला था एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया था मोल के। सोचो जरा, जो भी इनमें कांस्टेंट बोला है, अगर कुछ भी कांस्टेंट ना हो, तो इन सभी को हमें एक साथ मर्ज करना होगा। और अगर इन सभी को तुम एक साथ मर्ज करोगे तो देखो क्या आएगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आ जाएगा। प्रेशर है नीचे में, प्रेशर चला गया नीचे, और ऊपर में क्या आया, एन यहाँ से और टी यहाँ से, ये हो गया एन टी। प्रेशर को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी। और यहीं पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लाते हो तो हमारा गैस कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाता है। और ये पी बराबर एन आर टी का गैस लॉज के सहारे एक छोटा सा डेरिवेशन आ गया, जो कि किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, एक और हमारा डेरिवेशन आएगा जो कि बिल्कुल बेसिक से निकल के आएगा, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जो भी हम लोग लॉ देखे हैं उसके बेसिस पे आ गया पी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर तुम्हें सिंपली चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सबों का अगर सवाल दे दिया, क्वेश्चन कैसा देगा कि क्वेश्चन में तुम्हारे पास कोई गैस होगा और उसको एक स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह का कोई जानकारी दे देगा, फिर बोलेगा उसमें कोई ट्रांजिशन आया, कोई चेंज आया, और चेंज आने के बाद फिर से तुमको जानकारी देगा। तुम दोनों को कंपेयर करके जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको निकाल कर लाओगे। तो आज के क्लास में हम मेनली उसी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि किस तरीके का इसमें सवाल बन सकता है। ठीक है, पहले इतना नोट करो। देखो बच्चों, सवाल पढ़ो। फर्स्ट में कह रहा, अ सर्टेन मास ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट एच टी पी। तो क्या जानकारी दे दिया, वॉल्यूम हमारा 2 लीटर है और साथ में एच टी पी दिया है। आगे बोल रहा है कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। एट व्हाट टेम्परेचर, ये आगे की बात कर रहा है, पहले तो ये जानकारी दे दिया, फिर बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ही रखें, यानी पहले जितना था उतना ही अभी रखें। एट व्हाट टेम्परेचर वुड द गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। कह रहा है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को कितना कर देंगे कि वॉल्यूम का, वो गैस का जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाएगा। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, पहले गैस का वॉल्यूम 2 लीटर था, अब 4 लीटर हुआ, यानी कि दो सिचुएशन है, एक इनिशियल का और एक फाइनल का। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम इनिशियल को बोल दें स्टेट 1, और अगर हम फाइनल को बोल दें स्टेट नंबर 2, तो तुम दोनों पे चाहो तो पीवी बराबर एनआरटी का इक्वेशन लिख सकते हो। तो इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे P1V1 बराबर nRT1। सर्टेन मास ऑफ ए गैस, यानी उसका मास चाहे मोल फिक्स है, तो हमने लिखा P1V1 बराबर nRT1। ठीक है, स्टेट 2 के लिए क्या लिखोगे, P2V2 इज इक्वल टू nRT2। यहां तक आया समझ में। अब बोल रहा है दोनों गैस का, है ना, दोनों, सॉरी गैस तो सेम है, दोनों स्टेट में प्रेशर सेम है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को P लिख दिया हमने। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियल वॉल्यूम था 2 लीटर, तो वॉल्यूम की जगह हम लिख रहे हैं 2 लीटर इज इक्वल टू एन आर, और टेम्परेचर इनिशियल था एच टी पी, यानी 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी का मतलब हो गया 273 केल्विन, ऐसा हमने लिख दिया। अगर फाइनल में सेम चीजों को पुट करोगे तो प्रेशर तो वही आएगा पहले वाला, यानी पी ले दिया हमने। वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया, 4 लीटर, लिख दिया हमने 4 लीटर। तो देखो बेसिक फंडा यही होता है, पहले हमने स्टेट 1 के हिसाब से इक्वेशन लिखा, फिर स्टेट 2 के हिसाब से हम इक्वेशन लिखेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे, हमारे काम का चीज आ जाएगा। ठीक है, एन आर, और ये बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, यानी ये T2 हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन ये पहला ही आया, दूसरा ही आया, दोनों का रेशियो ले लो रेशियो, देखो क्या आएगा। तो हमारा रेशियो होगा P इंटू 2 डिवाइडेड बाई P इंटू 4 इज इक्वल टू एनआर से एनआर कट गया, 273 पॉन आ गया T2। तो यहां से अगर T2 निकालोगे तो आ जाएगा 273 इंटू 2, यानी 546 केल्विन। ठीक है बच्चों, हो गया। एक तरीका ये है, बड़ा तरीका, लेकिन बेसिक लेवल पे समझने का सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा तरीका वो है जिसका आदत तुमको धीरे धीरे पड़ जाएगा, एक बार में सवाल देखकर करने का। देखो कैसे, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है,
सर्टेन मास यानी मोल कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं और लिख के और करके लिख रहे हैं दूसरा तरीका, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब सारा कुछ कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, जितने टाइम्स का चेंज वॉल्यूम में आएगा उतने ही टाइम्स का चेंज टेम्परेचर में आएगा। और हम नोटिस कर रहे हैं कि पहले था वॉल्यूम 2 लीटर, अब हो गया है वॉल्यूम 4 लीटर, यानी वॉल्यूम डबल हो गया। तो अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल होगा। और पहले टेम्परेचर था 273 केल्विन, तो अब कितना होगा 546 केल्विन। देखो हमारा आ रहा है 546, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डबल हुआ तो हमारा टी फाइनल जो होगा वो भी हो जाएगा डबल। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, अगला पढ़ा जाए। अगले में कह रहा है ए 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, उसमें एक गैस है ए नाम का, और दूसरा फ्लास्क है 1 डेसीमीटर क्यूब। याद होगा डेसीमीटर क्यूब लीटर का ही दूसरा नाम होता है। उसमें हमारा गैस बी है, सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है। आगे बोल रहा है कि डेंसिटी ए का 3 ग्राम पर लीटर है, डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर, और बी का डेंसिटी 1.5 है। मोलर मास ए का बी का आधा है, ये भी जानकारी दे दिया। तो फाइनली बोल रहा है कि रेशियो बताइए प्रेशर का क्या होगा, दोनों गैस के प्रेशर का। तो एक बात बताओ, बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा कौन सा लगना चाहिए, क्या पी बराबर एनआरटी या पीएम बराबर डीआरटी। तो तुम्हारा आंसर होगा पीएम बराबर डीआरटी। रीजन, मोलर मास का रेशियो दे दिया और डेंसिटी का रेशियो दे दिया, तो हम पीएम बराबर डीआरटी लगाएंगे। तो लगाया जाए, अगर इनिशियल पे लगाया जाए, देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। फाइनल के लिए ऐसे लिखेंगे हम, P2 V2 बराबर nRT2 था, तो हम लिखेंगे P2 M2। क्या लिखेंगे, P2 M2 इज इक्वल टू D2 RT2। ठीक है, और इनिशियल से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा P1 M1 डिवाइडेड बाई D1 RT1। हमारा इक्वेशन कौन सा है, PM बराबर DRT। इनिशियल वाले को 1 से हमने रिप्रेजेंट किया, फाइनल वाले को 2 से, और दोनों का रेशियो ले लिया, बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, अब देखो हमसे प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है, तो प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है तो 2 किसे ले, 1 किसे ले। तो मान लो 2 हमारा B है और 1 हमारा A है, तो हम लिखेंगे PB डिवाइडेड बाई PA इंटू, ये क्या होगा बच्चों, MB बाई MA, MB बाई MA। अब ध्यान देना 2 हमारा MB है, एक काम कर रहे हैं यहाँ हम लिख दे रहे हैं PB MB डिवाइडेड बाई PA MA इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी का रेशियो, तो ये हो जाएगा DB डिवाइडेड बाई DA। R से R कट गया और टेम्परेचर भी सेम है, तो टेम्परेचर भी कैंसिल हो गया, तो बच गया बस इतना। अब ध्यान दो यहाँ पे PB बाई PA इंटू, अब यहाँ पे क्या जानकारी दे, तो मान लो B का मोलर मास हमने X मान लिया, तो अगर B का मोलर मास X होगा तो A का मोलर मास X बाई 2 होगा। वैल्यू पुट कर दो, B का मोलर मास हमने लिया X, तो A का मोलर मास हो जाएगा X बाई 2 इज इक्वल टू डेंसिटी, तो B का डेंसिटी कितना है, B का डेंसिटी 1.5 डिवाइडेड बाई A का डेंसिटी कितना 3 है, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, देखो खत्म हो गया सवाल। यहाँ से आ गया PB बाई PA बराबर x x कटेगा, 2 ऊपर गया, वो 2 राइट साइड में चला गया, तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। अगर तुमसे PA बाई PB पूछेगा तो 4/1 आंसर करोगे, PB बाई PA पूछेगा तो हम 1/4 आंसर करेंगे। तो पॉज करो वीडियो को, दोनों सवाल खुद से जरा ट्राई करो, तो स्टेट 1 स्टेट 2 को लिख के और डिवाइड करके खुद से ट्राई करके आंसर लाने का प्रयास करो। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों ये देखते हैं, यहाँ का रहा है कि P वर्सेस D का ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, 2 ग्राफ दिया है ना, एक ग्राफ ये दिया है ऊपर वाला, एक नीचे वाला। कह इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सबसे पहले हमको दोनों के बीच में रिलेशन लिखना होगा, है ना। तो P वर्सेस D का ग्राफ है, तो प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, PM बराबर DRT, यानी P बराबर क्या RT बाई M इंटू D। तो अगर आप P वर्सेस D का ग्राफ खींचोगे तो P आ गया y एक्सिस पे, D आ गया x एक्सिस पे, और ये जो RT बाई M है इसे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट M चाहे K, या ये हमारा स्लोप हो गया y बराबर mx। तो जो स्लोप है वो बराबर किसके आया, RT बाई मोलर मास के। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। देखो तो किसका स्लोप ज्यादा है, तो ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है, वो ज्यादा वर्टिकल ग्राफ है नीचे वाले की तुलना में। ऊपर वाले पे जल्दी लुढ़कोगे तुम, तो ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 ग्रेटर देन T2, यानी कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, अगला बोल रहा है कि चार्ल्स लॉ का ड्रॉ करो ग्राफ
लेकिन V वर्सेस T डिग्री सी होना चाहिए, केल्विन में नहीं, डिग्री सी में। अब तक हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो किस में था, वो केल्विन में था। तो क्या लिखोगे इक्वेशन हम यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे P बराबर nRT, ठीक है, P बराबर nRT। लेकिन ये टेम्परेचर होता किस में है, केल्विन में होता है। ये टेम्परेचर जो है ये किस स्केल पे है, केल्विन में है। तो एक काम किया जाए, V वर्सेस, तो V बराबर क्या लिखा जाएगा, nR बाई P, और टेम्परेचर जो केल्विन में है उसे आप लिख सकते हो T डिग्री सी प्लस 273.15, ऐसा लिख सकते हो। बराबर हो जाएगा nR बाई पी इंटू टी डिग्री सी प्लस nR बाई पी इंटू 273.15, ये हो गया V बराबर। तो बस तुम्हें इसका इक्वेशन लिखना है। तो V क्या हो गया, y एक्सिस, T डिग्री सी क्या हो गया, x, है ना। ये क्या हुआ, ये हमारा स्लोप हो गया y बराबर mx, है ना, और ये हो गया प्लस c, ठीक है। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, y बराबर ये हो गया m। तो तुमको y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। क्या आएगा ग्राफ, अगर हम इस तरह से लिखें, यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम, यहाँ पे हमने लिख लिया t डिग्री c, ठीक है। तो स्लोप जरा देखो, तो nr बाई पी, n भी मोल पॉजिटिव, r पॉजिटिव, प्रेशर भी पॉजिटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ कुछ यूं जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो तो 0 डिग्री सी के नीचे जा सकता है। केल्विन स्केल पे 0 से नीचे नहीं होता है, लेकिन डिग्री सी में तो 0 से नीचे होता है। तो हमारा जो ग्राफ है ये हो गया वॉल्यूम, कुछ ऐसे जाएगा, लेफ्ट तो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है और वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस एंगल को थीटा मान ले, ये और नीचे नहीं जाएगा। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो स्लोप बराबर आ जाएगा tan थीटा, और ये बराबर हो जाएगा nr बाई पी के। ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ये c के बराबर होगा, c, जहां पे c किसके बराबर है, इस पूरे वैल्यू के बराबर है, ठीक है। और ये पॉइंट कितना होगा बच्चों, तो ये पॉइंट होगा वो टेम्परेचर जो मिनिमम होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना, माइनस 273.15 डिग्री सी होता है। ये बताओ, इस पॉइंट को निकालने के लिए, है ना, इस पॉइंट को निकालने के लिए अगर मान लो ऐसे तो लोवेस्ट टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सी होता है, उससे हमारा आ गया। लेकिन अगर तुम्हें बोले कि नहीं तुम इस पॉइंट को थ्योरेटिकली निकाल कर लाओ, तो इस पॉइंट को हम कैसे निकाले। इस पॉइंट पे देखो तो y एक्सिस हमारा 0 हो रहा है, y बराबर 0 के सामने है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर दो, v का वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे nr बाई पी कॉमन होकर के कट जाएगा, t बराबर आ जाएगा माइनस 273.15 डिग्री सी। तो इक्वेशन से भी वही आएगा, वैसे भी लोवेस्ट टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सी होता है, ठीक है। नोट कर लो, हो गया ग्राफ। देखो बच्चों, पढ़ा जाए इसको। इसमें कह रहा है एस्यूमिंग सेम प्रेशर इन ईच केस, सेम प्रेशर लेना है। कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट अ बलून टू अ सर्टेन वॉल्यूम V एंड एट 127 डिग्री सी। वॉल्यूम दे दिया V, हाइड्रोजन है उसका मास पूछ रहा है, टेम्परेचर है 127 डिग्री सी। अगर इफ 8 ग्राम हीलियम, अगर 8 ग्राम हीलियम लेते हैं तो देखो 2 स्टेट हो गया, पहली बार हाइड्रोजन, दूसरी बार हीलियम। तो बिल्कुल क्लासिक केस हो गया, 1 और 2 मान के करने का। इनिशियल को 1 ले लेंगे, फाइनल को 2 ले लेंगे। इफ 8 ग्राम हीलियम इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द बलून टू हाफ द वॉल्यूम 0.5 V एट 27 डिग्री सी। तो शुरू का वॉल्यूम V, बाद का वॉल्यूम 0.5 V। शुरू में हाइड्रोजन, बाद में हीलियम। शुरू में टेम्परेचर 127 डिग्री सी, बाद में 27 डिग्री सी, और प्रेशर दोनों केस में सेम, ठीक है। तो देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा, P2V2 बाई P1V1 बराबर बराबर N2RT2 डिवाइडेड बाई N1RT1। हमने सेकेंड स्टेट को P2V2 बराबर N2RT2 से लिखा, इनिशियल को P1V1 बराबर N1RT1 से, और दोनों का रेशियो ले लिया। तो देखो तो क्या होगा, प्रेशर तो कट जाएगा। V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों, 0.5 V, तो हमने लिखा 0.5 V। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो V इज इक्वल टू N2। तो फाइनल मोल किसका है, हीलियम का। तो 8 ग्राम में कितना मोल होगा, 8/4 हो जाएगा। हीलियम का मोल मास बटा मोलर मास, मास हो गया 8 ग्राम, हीलियम का मोलर मास 4। R से R कट गया। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, ये T2 हमारा फाइनल है। 1 जहां भी लिखा हुआ है वो इनिशियल से रिलेटेड है, 2 जहां जहां लिखा हुआ है वो फाइनल से रिलेटेड है। तो लिखा T2 यानी फाइनल टेम्परेचर है 27 डिग्री सी, यानी कितना केल्विन, 300 केल्विन, डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितना, अगर हम इनिशियल मास को W ले लें, ध्यान देना तुमसे मास ही पूछ रहा था हाइड्रोजन का, तो इनिशियली हाइड्रोजन है पहली बात तो,
और उसका मास पूछ रहा है, तो उसका मास हमने W ले लिया, तो मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास। तो W को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। हाइड्रोजन पूरा का पूरा गैस पड़ रहा है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 होता है, तो हमने इसको डिवाइड किया 2 से। इनटू टेम्परेचर कितना, तो 1 है, नीचे में 1 है, 1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सी, इसको केल्विन में चेंज करोगे, 273 ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 400। ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और ये पूरा सॉल्व होकर यहाँ से आपका W जो है वो निकल के चला आएगा किस यूनिट में, ग्राम में। क्यों ग्राम में, क्योंकि हीलियम भी दिया था ग्राम में, तो जो यूनिट ऊपर होगा वही यूनिट नीचे भी होगा। ठीक है, डन, नोट कर लो। चलो अगला देख लो, फिर नोट करना। आगे बोल रहा, अ गैस ऑक्यूपाइज 100 ml एट 50 डिग्री सी। गैस को ठंडा किया कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम जो है 50 हो गया, 100 से 50, वॉल्यूम आधा हो गया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों तो V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। अगर वॉल्यूम आधा होगा तो टेम्परेचर भी आधा होगा। 100 ml से 50 ml, वॉल्यूम आधा, तो टेम्परेचर 50 डिग्री सी से आधा होकर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सी। सही है क्या, हो गया? गलत है ये। क्यों गलत है? और इसीलिए सवाल हम डाले हैं। बहुत लोग ऐसा में गलती करेगा, एग्जाम में आ गया तब तो खूब गलती करोगे। टेम्परेचर जो भी हमारे P बराबर nRT इक्वेशन में होता है वो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे होता है। तो अगर वॉल्यूम तुम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल किए, तुम अगर इसको डिग्री सी में लिखोगे, जो कि इसके पहले भी हम लिखे थे, तो तुम नोटिस किए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आया था, बीच में एक प्लस का साइन आ गया था। y बराबर mx नहीं बन के y बराबर mx प्लस c बन गया था, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, उसमें डबल होने पे डबल नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर टेम्परेचर के करोगे तो ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर केल्विन में हो। तो शुरू में टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री सी। अगर टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सी है तो ये केल्विन स्केल पे कितना होगा, तो केल्विन स्केल पे होगा 273 प्लस 50 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 323 केल्विन। तो आपका जो टेम्परेचर हाफ होना है, वो केल्विन स्केल का टेम्परेचर हाफ होगा। तो अगर तुम्हें फाइनल टेम्परेचर यहाँ लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 323/2 केल्विन। ठीक है, नोट कर लो। अगर तुम इसको 1-2 करके निकालना चाहते हो तो तुम चाहो तो उसे भी निकाल सकते हो। उससे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, तो क्या लिखोगे, V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, है ना। V2/V1, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 50, इनिशियल कितना 100, तो हम लिखेंगे 50/100 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर कितना 323, तो नीचे में लिख देंगे 323 और ऊपर में आ जाएगा T2। तो यहाँ से अगर T2 निकालोगे, है ना, तो ये 2 बार में कट गया, 323 लेफ्ट साइड में आया, तो यहाँ से T2 हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 323/2 केल्विन। सेम चीज आ गया। एक बार खुद से हाथ चला लो, अच्छे से कमांड हो जाएगा, नोट कर लो। देखो बच्चों, देखा जाए वाला, इसमें करा ए क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज कलेक्टेड इन ए ट्यूब ओवर मरकरी, है ना। गैस को कलेक्ट करा गया है मरकरी के ऊपर में, जैसा हमने पहले बताया था, ये जैसे है। बोल रहा है कि गैस जो है उसका वॉल्यूम 50 ml है, इसमें कहीं गैस होगा 50 ml वॉल्यूम होगा। अंदर में मरकरी का जो लेवल है वो अभी हमको नहीं पता कहाँ तक है, आगे सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इस लेवल के नीचे है या ऊपर है, इसी के बराबर है। करा लेवल ऑफ मरकरी इज 100 mm अबव द आउटसाइड ऑफ मरकरी लेवल। बाहर के लेवल से अंदर का जो लेवल है वो 100 मिलीमीटर ऊपर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mm है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है 750 mm लग रहा है बच्चों, और अंदर में ये रहा गैस। ठीक है, तो गैस का प्रेशर क्या होगा, तो एक बात बताओ, अंदर से गैस है, बाहर से एटमॉस्फेयर है। वैसे हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से बताए हैं, देखते ही लग रहा है कि गैस का प्रेशर बाहर से कम होगा, तभी तो बाहर से लिक्विड को दबा दिया और ये ऊपर चला गया। कायदे से अगर निकालना है तो यहाँ ए पॉइंट लोगे, यहाँ बी पॉइंट लोगे और लेवल पे सी पॉइंट लोगे, उससे भी निकलता है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस का जो प्रेशर आएगा बाहर की तुलना में 100 mm कम आएगा, तो हम सीधे लिख देंगे इसको 650 mm। ठीक है, फाइनली बोल रहा है कि गैस का वॉल्यूम बताइए एसटीपी पे। तो एक तो तरीका है कि पहले वाले डेटा से मोल निकाल लो, और एक बार मोल निकल गया तो एसटीपी पे वॉल्यूम सीधे निकल जाएगा 22.7 से मल्टीप्लाई करके। तो चलो वैसे ही करते हैं, नहीं तो 2/1 करके भी निकालोगे, तो 2/1 करके तुम निकालना, हम इसको मोल से निकाल रहे हैं। तो पहले हम इनिशियल मोल निकाल रहे हैं, तो इनिशियल मोल बराबर क्या, PV/RT। प्रेशर कितना बच्चों 650 mm,
तो हमने लिखा यहाँ पे 650 और इसको डिवाइड कर देंगे 760 से, तो हमारा एटीएम में आ जाएगा, है ना। एमएम को 760 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 760 से, 750 से नहीं। बाहर वाला कुछ भी रहे, एटीएम और एमएम में, चाहे एटीएम और टोर में जो रिलेशन होता है 1 एटीएम बराबर 760 टोर, तो 760 से डिवाइड कर दिए। वॉल्यूम कितना था, तुम्हारा वॉल्यूम था 50 ml, यानी लीटर में कितना होगा 50 इंटू 10⁻³ आर का वैल्यू कितना 0.0821 और टेम्परेचर कितना, तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी का मतलब 293 केल्विन, 273 हम ऐड कर दिए, तो यहां से मोल निकल गया, ठीक है। और अगर मोल निकल गया तो सपोज करो इसे हमने कैलकुलेट कर लिया और ये x के बराबर आया, तो हमसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर, तो कितना हो जाएगा एग्जैक्ट अगर निकालेंगे तो x गुना 22.7 लीटर होगा, अप्रॉक्स में 22.4 भी लिख सकते हो। तो ये तरीका भी हुआ, लेकिन ये तरीका पुराने वाला तरीके से थोड़ा गंदा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतना कैलकुलेट करने के बाद तुम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर भी हम इसको ऑप्ट इसलिए करते हैं कि इतना कैलकुलेशन भले ही हमने किया, लेकिन एसटीपी वाला पार्ट तो हमको याद है 22.7, तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन बच गया। अगर रेशियो लोगे तो आर का पार्ट तो कट जाएगा, तुमको 760 नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल हो जाएगा 650 और एसटीपी पे हम फाइनल ले लेंगे सीधे सीधे 1 एटीएम चाहे 1 बार, यानी उसको सीधे 760 लिख देंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तुम दोनों तरीके से करना और दोनों को तुम कंपेयर करना कि कौन सा तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है, और तुमको ग्रिप आएगा कॉन्सेप्ट पे, है ना। नोट कर लो, देखो जो पढ़ा जाए सवाल कह रहा प्रेशर ऑफ ए गैस कॉन्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%। तो एक बात बताओ, अगर हम इनिशियल प्रेशर को P ले लें तो फाइनल प्रेशर क्या होगा P प्लस 0.4% से बढ़ गया, तो P इंटू 0.4/100 लिखना पड़ेगा, जितने परसेंट से बढ़ेगा उतना परसेंट से बढ़ा दिए। P का 0.4% यानी P इंटू 0.4/100 उतना ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा ऐड होगा, ये हो जाएगा 100.4 P टाइम्स 100, ये हो गया। When heated by 1 डिग्री सी, heated by 1 डिग्री सी यानी 1 डिग्री से गर्म किया। बताए थे आप लोगों को कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी और केल्विन दोनों स्केल पे सेम होता है, तो अगर ये 1 डिग्री सी से गर्म किया तो केल्विन स्केल में 1 केल्विन से गर्म किया होगा। कहने का मतलब अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है तो फाइनल टेम्परेचर T प्लस 1 केल्विन होगा। बस अब तुमको इक्वेशन लगाना है ना, और कुछ दिया नहीं है, तो बाकी सब कांस्टेंट होगा। P बराबर क्या होता है nRT, अगर बाकी सब कांस्टेंट होगा तो P प्रोपोर्शनल टू T आएगा। अगर P प्रोपोर्शनल टू T आएगा तो आप लिखोगे P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। बस वैल्यू पुट कर दो, P2 को P1 से डिवाइड करोगे, P कट जाएगा, क्या बचेगा 100.4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T और फाइनल टेम्परेचर T प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 100.4 टाइम्स T इज इक्वल टू आ जाएगा 100T प्लस 100, ये लेफ्ट साइड में गया तो ये हो जाएगा 0.4T माइनस होगा इज इक्वल टू आ गया 100, यानी T बराबर आ गया, डिवाइड करोगे अगर 100 को 0.4 से तो आ जाएगा 250 केल्विन। हो गया है, नोट करो। ये देखो बच्चों, इसमें कॉलम मैच करना है, तुमको एक साइड में ग्राफ दिया हुआ है, दूसरे साइड में रिलेशन दिया हुआ है, पता करना है कि कौन सा रिलेशन किस ग्राफ में सूटेबल होगा, ठीक है। तो पहला देखा जाए, फर्स्ट में तुम्हें पता करना है चारों में से कौन सा रिलेशन होगा। तो ग्राफ को पहले एनालाइज करो, एक्स एक्सिस पे तो क्या दिया है प्रेशर दिया है, वाई एक्सिस पे पीवी दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, इस ये जो डेटा दिया है वो इस पॉइंट का दिया है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V3 है, टेम्परेचर T3, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2, इस पे वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींच दें तो यहाँ कट करेगा, यानी इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर तो फिक्स है। इन तीनों पॉइंट पे अगर प्रेशर फिक्स है तो, और वाई एक्सिस पे पीवी है, और हम नोटिस कर रहे हैं कि ये पहला लाइन वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे वाई का वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस सबसे ज्यादा है वहां पीवी सबसे ज्यादा, तो हम ये लिख सकते हैं कि पीवी जो होगा थर्ड ग्राफ का सबसे ज्यादा होगा, सेकंड से और फर्स्ट से, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि तीनों पॉइंट पे प्रेशर हमारा सेम है, तो प्रेशर तो पी ही रहेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और वो कैंसिल हो जाएगा तो रिलेशन आ जाएगा V3 बड़ा होगा V2 से, V2 बड़ा होगा V1 से।
डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी दे सकते हो, है ना। सबसे ऊपर वाले का पीवी सबसे बड़ा और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, लेकिन और भी रिलेशन यहाँ दिया है। टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा ये बताओ। तो टेम्परेचर में अगर हमें रिलेशन पता करना है तो एक बात बताओ, P बराबर होता क्या है? P बराबर होता है nRT, और nRT हमारा इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट का ग्राफ आया है तो P भी हो गया कांस्टेंट, P बराबर कांस्टेंट, Y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। और कांस्टेंट किसके बराबर? हमारा जो कांस्टेंट अगर K है तो K बराबर हो जाएगा nRT के। बताए थे हम कि Y बराबर कांस्टेंट में जो K होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो जिस ग्राफ का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा उसका K सबसे ज्यादा, और जिसका K सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं T3 सबसे बड़ा होगा T2, और T2 से सॉरी T3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद T2 होगा, उसके बाद T1 होगा। डन हो गया, ठीक है। चलो तो क्या बोल सकते हैं, V3 V2 V1 R ऑप्शन नहीं होगा, उल्टा दिया हुआ है। T3 T2 T1 P ऑप्शन भी नहीं होगा, वो भी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। Q ऑप्शन होगा क्या? तो Q नहीं होगा क्योंकि प्रेशर तो हर पॉइंट का सेम है। तो बचा S, डेंसिटी का रिलेशन। तो डेंसिटी वाले को चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। अगर सेम गैस का सारा ग्राफ है तो हमारा मास जो है वो फिक्स होगा, कुछ नहीं दिया है, सेम गैस का लेकर चलेंगे। सेम गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर ड्रॉ कर रहा है, तो अगर गैस का मास फिक्स हो गया तो डेंसिटी प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रिलेशन वॉल्यूम का आया होगा उसका उल्टा आएगा डेंसिटी का रिलेशन, यानी डेंसिटी का रिलेशन हो जाएगा D1 सबसे बड़ा, उसके बाद D2, उसके बाद D3। तो ये हो गया। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है और कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देख लो, नोट करो। अगला देखते हैं बच्चों। अगला में करा V प्रोपोर्शनल टू T। V प्रोपोर्शनल टू T है ना, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। तो रिलेशन पहले क्या होगा ये देख लो, PV बराबर nRT, यहां से आया होगा V बराबर nR/P इंटू T, और इसी का ग्राफ है V बराबर KT। अगर हमने कर दिया तो ग्राफ हमारा Y बराबर KX का है। स्ट्रेट लाइन हो गया। हमारा K जो है वो स्लोप होगा, तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा? ऊपर वाले का। और जिसका K सबसे बड़ा उसका nR/P सबसे बड़ा, और nR/P बड़ा होगा तो प्रेशर छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं P3 सबसे छोटा होगा, फिर आ जाएगा P2, उसके बाद आ जाएगा P1, ठीक है। चलो वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, ये Y एक्सिस, और ये तीनों पॉइंट में इस पॉइंट का वॉल्यूम दिया हुआ है V1, इस पॉइंट का वॉल्यूम दिया हुआ है V2, और ऊपर वाले का दिया है V3। तो सीधे डायग्राम से दिख रहा है जितना ऊपर वॉल्यूम उतना ज्यादा। तो हमारा V3 हो गया सबसे बड़ा, फिर हो गया V2, फिर हो गया V1। अभी हमने बताया था वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये वॉल्यूम का रिलेशन है तो डेंसिटी हो जाएगा D1 सबसे बड़ा, उसके बाद D2, उसके बाद D3। कौन सा आएगा देखो, तो P1 सबसे बड़ा, फिर P2। इसको उल्टा देखो, ये दोनों सेम लिखा हुआ है, ध्यान देना। इस लॉजिक का भी मीनिंग है कि सबसे बड़ा P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3, और ये बस उल्टा लिखा हुआ है, P3 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P1, लेकिन लॉजिक सेम है। इसी डायरेक्शन को पीछे से लिखा हुआ है। तो अगर तुम इसको, है ना, इंक्रीजिंग नहीं करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा इसमें Q हो गया, ठीक है। और बताओ क्या R ऑप्शन हुआ? R ऑप्शन नहीं हुआ। क्या S ऑप्शन हुआ? तो D1, D2, D3, S भी हो गया हमारा, ठीक है। क्या P होगा? P नहीं है ना। P पे अगर हम कमेंट करें तो ग्राफ को देखो जरा, इन तीनों पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है? इन तीनों पॉइंट पे देखो, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो एक ही पॉइंट पे जाकर टच किया, और उस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो तीनों पॉइंट का टेम्परेचर हमारा सेम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर पे कमेंट करोगे तो आ जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T3, यानी कि हमारा P ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लो। नंबर 3 देखते हैं बच्चों। नंबर 3 में क्या दिख रहा है? D वर्सेस P का ग्राफ है। हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या होगा? PM बराबर DRT, डेंसिटी Y एक्सिस पे है, तो D बराबर अगर लिखोगे तो PM/RT, तो इसे हम लिख सकते हैं D चला गया Y एक्सिस पे, M/RT को साइड कर लो, बचेगा P, यानी ये हो गया Y बराबर KX, जहाँ पे K जो कि स्लोप है वो बराबर हो गया मोलर मास बाई RT के, यानी स्लोप टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा T3 सबसे कम होगा, T1 सबसे बड़ा होगा। तो रिलेशन हो गया T1 सबसे बड़ा, उसके बाद T2, उसके बाद T3, ये हो गया।
और बताओ, तीनों एक ही जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी तीनों का प्रेशर सेम। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। हो गया ये भी। अब आ जाओ डेंसिटी में, तो देखो तो डेंसिटी वाई एक्सिस पे है, तो ग्राफ से सीधे क्लियर है कि सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी D3 सबसे बड़ा। तो ये रिलेशन हो गया D3 सबसे बड़ा, उसके बाद D2, उसके बाद D1। वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स का रिलेशन, तो अगर D3 सबसे बड़ा है तो वॉल्यूम सबसे कम होगा 3 का, तो V3 सबसे कम यानी V1 सबसे बड़ा। V1 V2 फिर V3 हो जाएगा, मैच करा लो। T1 सबसे बड़ा है यानी P ऑप्शन हो गया इसमें, है ना। ये नहीं हुआ, V1 सबसे बड़ा, ये भी हो गया, और S हमारा नहीं हुआ। तो इस वाले में कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, P और R हो जाएगा। हो गया डन, नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जितना भी हमारा ग्राफ हो सकता था, न्यूमेरिकल हो सकता था, जो भी हम पढ़े हैं वो सारा कुछ हमने देख लिया। अभी भी बहुत तरह का न्यूमेरिकल पॉसिबल है ना, जिनको हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे देखते जाएंगे। लेकिन सबसे बेसिक लेवल पे तुमको इतने तरह का न्यूमेरिकल पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।